नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। नागा चैतन्य और शोभिता धूलीपाला शादी के बाद पहली बार मंदिर पहुंचे। बेटे बहू संग नागा अर्जुन भी नजर आए। 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे नागा चैतन्य और शोभिता धूलीपाला ने शुक्रवार को 6 दिसंबर को पहली बार सार्वजनिक रूप से शादीशुदा कपल के रूप में स्पॉट किए गए। ये न्यूली वेड कपल अपने नए जीवन की शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में प्रसिद्ध श्री ब्रह्मरबा सहिता मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम मंदिर पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नागार्जुन भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की बिना ही शपथ ग्रहण करवाए समारोह आयोजित करने की बनाई थी योजना। संजय राउत का है दावा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की और भाजपा इस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि गुरुवार को नई सरकार बन गई। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि सरकार बनाने से पहले जो भी हुआ उस पर विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह दावा किया कि शिंदे को इसलिए डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेना पड़ा क्योंकि भाजपा ने उनके बिना ही नई सरकार के शपथ ग्रहण करने की योजना बना ली। 10 फीट तक सोने से मढ़ा होगा राम मंदिर का शिखर। 15 मार्च तक निर्माण पूरा करने की तैयारी। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन नृपेंद्र मिश्र शुक्रवार को निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने इससे पहले बताया कि निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। मजदूरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अपेक्षाकृत अभी मजदूरों की कमी है। पहली प्राथमिकता मंदिर निर्माण पूरा करना है, जो 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा। उसी के साथ सप्त मंदिरों का भी काम पूरा किया जा रहा है। प्रयास है कि मार्च तक परकोटा का 3/4 काम पूरा हो जाएगा। नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम में करें निवेश। अडानी, अंबानी, टाटा और बिरला के शेयरों में रिटर्न का मिलेगा फायदा। अगर आप एक साथ अडानी, अंबानी, टाटा और बिरला की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम आ गया है जो इन सभी दिग्गज कारपोरेट कंपनियों के स्टॉक में एक साथ निवेश कर आपको फायदा दिलाएगा। दरअसल आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ग्लोमरेट फंड लॉन्च किया है। इस फंड ने भारत के शीर्ष व्यावसायिक समूहों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। यानी अगर आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर सभी अच्छी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। नया फंड ऑफर या एनएफओ निवेश के लिए खुला है और 19 दिसंबर को बंद होगा। शंभू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। अब तक 20 से अधिक छोड़े गए आंसू गैस के गोले और किसानों पर पहला जत्था आज दोपहर दिल्ली कूच के लिए रवाना हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा के लोग और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में 101 किसान शुक्रवार दोपहर 1 बजे पटियाला अम्बाला की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाई थी, जिसे तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े और किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। साथ ही मिर्च का स्प्रे भी डाला गया। बांग्लादेश के हालातों पर दुनिया की चुप्पी पर भड़के हैं पवन कल्याण। उन्होंने कहा कि अब कहाँ है आपका गुस्सा। पवन कल्याण ने कहा कि दुनिया को चिन्मय कृष्णदास जैसे लोगों के लिए बोलने की जरूरत है, क्योंकि इसी पर मानवता की आत्मा निर्भर रहती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि पवन कल्याण ने भारत के मुंबई हमले के आतंकी हमले को पूरी कानूनी मदद दी गई थी, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू साधु को न कानूनी मदद मिल रही है और न ही उनके मामले की निष्पक्ष सुनवाई हो रही है। पवन कल्याण ने धर्मनिरपेक्षवादियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब उनकी आवाज कहाँ चली गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 29 यात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है। 6 की हालत गंभीर, एक की मौत हो गई है। कन्नौज के तिरवा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के
सिकरोरी गांव के पास रविवार रात करीब 1 बजे यह हादसा हुआ। यात्रियों से भरी स्लीपर बस को बचाने में डिवाइडर से बस टकरा गई और हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व राहत दल ने 29 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं 6 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं कुछ देर बाद पलटी बस से कार टकरा गई। इससे कार सवार एक शख्स की भी मौत हो गई। स्लीपर बस पश्चिम बंगाल से गुरुग्राम जा रही थी, जिसमें 50 लोग सवार थे। जिला अस्पताल में घायल चालक पंकज ने बताया कि ज्यादातर यात्री जो थे वो सो रहे थे। अचानक लेन से दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कितने सालों के लिए टैक्स फ्री हो जाना चाहिए सिनेमा? सुधीर मिश्रा ने बताया कि ऐसा क्यों होना चाहिए। थिएटर में फिल्म देखते हुए हम हंस सकते हैं, रो सकते हैं, सोच सकते हैं, साथ ही जीवन के अनुभव कर सकते हैं। ये लोगों को साथ लाता है, जोड़ता है। यह एक तरह की जन सेवा है। ऐसे में बेहतर फिल्म बने, इसके लिए इसे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। यह मांग फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा ने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर कही। सुधीर मिश्रा बतौर निर्देशक अपनी जर्नी शुरू करने से पहले सिर्फ स्क्रीन राइटर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने साल 1983 में फिल्म जाने भी दो यारों की कहानी लिखी थी। इस ब्लैक कॉमेडी फिल्म को कुंदन शाह ने डायरेक्ट किया था। मूवी में नसीरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, ओम पुरी और पंकज कपूर जैसे सितारे मुख्य भूमिका में नजर आए थे। पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे की मुश्किलें बढ़ गईं जब उन पर 26 करोड़ 50 लाख रुपए की जीएसटी चोरी में शाह मोहम्मद को कोर्ट ने जेल भेजा। बीजीजीआई की टीम ने शुक्रवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद को पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 18 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में शाह मोहम्मद को जेल भेज दिया। 2 साल की अवधि में किए गए टैक्स चोरी के दस्तावेज टीम ने कोर्ट में पेश किए और मुजफ्फरनगर की राणा स्टील पर 22 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। बहस के दौरान शाह मोहम्मद के वकीलों ने कहा कि उनकी प्रतिष्ठित फर्म है, 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, लिहाजा 10% रकम जमा करना उन्हें छोड़ दिया जाए। शपथ समारोह में आमने सामने आए शाहरुख खान और सलमान। इन सितारों ने बढ़ाई इवेंट की शान। फिल्मी सितारों का जुड़ाव राजनीति से भी देखने को मिलता है। कुछ सितारे जहां खुद की राजनीति के मैदान में उतर जाते हैं तो कुछ राजनीति से जुड़े इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शपथ समारोह का आयोजन हुआ था, जहां राजनीति और बिजनेस की दुनिया के अलावा बॉलीवुड सितारों ने भी एंट्री ली थी। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री शपथ समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस समारोह में बॉलीवुड के कई नामचीन सितारे भी शामिल रहे। पुष्पा 2 के प्रीव्यू में मची भगदड़ में महिला की मौत पर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला सुनाया और फरमान जारी किया। अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, जो बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कर कमाई कर रही है। अल्लू अर्जुन की स्टार पावर फैंस के सिर चढ़कर बोल रही है। एक तरफ जहां पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की मौत का मामला गर्माता नजर आ रहा है। मृत महिला के पति की शिकायत पर अल्लू अर्जुन और फिल्म मेकर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बीच तेलंगाना सरकार ने फिल्मों के प्रीमियर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। झारखंड में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। हेमंत सोरेन ने अपने पास रखे कई अहम विभाग। झारखंड में मंत्री परिषद का बंटवारा हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास कार्मिक, गृह, पथ निर्माण, भवन निर्माण मंत्रालय अपने पास रखा है। वहीं राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग और योजना एवं विकास विभाग दिया है। संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य की बहुप्रतीक्षित हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल ने आखिरकार गुरुवार को अपना आकार ले ही लिया। मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों का पूरा पद भर दिया। इससे पूर्व की सरकार में काफी लंबे समय तक 12वें मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे। वहीं सभी मंत्री पद भरना पूर्ण बहुमत के साथ मिले आत्मविश्वास को बता रहा है। मंत्रिमंडल के लगभग सभी प्रमंडलों को साधने का प्रयास किया गया है। नए व पुराने चेहरे का समान सम्मिश्रण रखा गया है। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक पुराने वाहनों में लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट।
समय सीमा पर उठे सवाल। महाराष्ट्र में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत 2 करोड़ से ज्यादा वाहनों को उनके मालिकों पर जुर्माना लगाने से बचने के लिए अगले 4 महीनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना होगा। महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त कार्यालय ने वाहनों में HSRP लगाने के लिए 31 मार्च 2025 की समय सीमा तय की है और लंबी निविदा प्रक्रिया के बाद इस काम को पूरा करने के लिए 3 एजेंसियों को नियुक्त किया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई महाराष्ट्र सरकार शपथ ग्रहण के एक दिन पहले बुधवार को अधिकारियों ने नई पंजीकरण प्लेटों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी। वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और वाहन पहचान चिन्हों में एक रूपता लाने के लिए अप्रैल 2019 से पहले महाराष्ट्र में पंजीकृत वाहनों के लिए इन नंबर प्लेटों को लगाना अनिवार्य कर दिया गया था और इन्हें लगाने का दायित्व निर्माताओं पर था। भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक। मध्यम गति के तेज गेंदबाज चेतन शर्मा की शानदार गेंदबाजी के बाद 13 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी की दमदार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करते हुए लवकिन अम्बेसिंघे के 110 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 69 रन की पारी के बदौलत 46.2 ओवरों में 173 रन बनाए। जवाब में भारत ने 21.4 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाकर जीत दर्ज की और खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया। वैभव की शानदार पारी श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने मजबूत शुरुआत की। साथ ही भारत को वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे के आक्रामक शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की और हालांकि विहास थेमविका ने आयुष मात्रे को आउट कर भारत को पहला झटका दिया था, जो 28 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए थे। वैभव हालांकि टिके रहे और उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक लगाने के बाद वैभव प्रवीण मनीषा की गेंद पर आउट हुए। वैभव 36 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 67 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। संभल से लेकर अयोध्या तक 6 दिसंबर को यूपी में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। संभल से लेकर अयोध्या तक यूपी अलर्ट मोड पर है और संभल में 25 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। वहीं अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुई बाबरी मस्जिद विध्वंस को देखते हुए अतिरिक्त निगरानी बढ़ाई गई है। काशी में ज्ञान व्यापी का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसके चलते उसके अलावा मथुरा में 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में जलाभिषेक करने की घोषणा को लेकर अलर्ट घोषित किया गया। हिंसा के बाद पुलिस ने जुमा की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जामा मस्जिद और उसके आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और RRF तैनात कर दी गई है। CCTV कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया तंत्र भी इलाके में सक्रिय है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। टाटा पंच से टकराकर BMW का ऐसा हाल हो गया कि लोग देखकर हैरान रह गए। गाड़ी का क्रैंक कनेक्शन भी सामने आ गया। दिल्ली गेट इलाके पर एक तेज रफ्तार BMW और टाटा पंच कार के टकराने से बाद में डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के स्थान से कार करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कोई पैदल यात्री भी घायल नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला तेज गति या लापरवाही से गाड़ी चलाने का माना जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार चालक की पहचान जो है वो सिकंदर सिंह के रूप में हुई है। उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही है ताकि पता चल सके कि वो नशे में था या नहीं। जानकारी के अनुसार ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और वहीं राहगीरों ने मौके पर जाकर देखा तो 5 लोग कार में बुरी तरह से फंसे हुए थे। इसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाकी अन्य 3 लोगों को घायल लोगों को अस्पताल भिजवा दिया गया। RBI गवर्नर और बढ़ती महंगाई और घटती GDP पर क्या बोले, यह समझने के लिए MPC के फैसले नीति समिति की बैठक में 4 से 6 दिसंबर 2024 के बीच हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई है और महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की जा रही है। MPC की बैठक से आज आम आदमी के काम की कौन कौन सी अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, ये आपको बताते चले कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 दिसंबर 2024 के बीच हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा भी की गई।
3 दिवसीय एमपीसी बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक राम सिंह, अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य और औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक और मुख्य कार्यकारी नागेश कुमार शामिल रहे। संसद में पहले भी नोट कांड हुए हैं, कभी इसके चलते नेताजी जेल गए हैं तो कभी किसी की संसद गई है। शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा जारी है। शुक्रवार को उस वक्त हंगामा तेज हो गया जब राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की जानकारी सामने आई। गुरुवार को कार्यवाही के बाद सदन की जांच के दौरान नोटों की गड्डी कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित सीट से मिली। हालांकि सिंघवी ने आरोपों से नकारते हुए कहा कि वह केवल 500 रुपए के एक नोट लेकर संसद जाते हैं। फिलहाल नोटों की गड्डी मिलने की जांच की मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि यह घटना सामान्य नहीं है और यह सदन की गरिमा पर चोट है। सभापति को घटना की जांच करानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल ने भी मामले की जांच की बात कही है। सदन में पैसे से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी पैसे से जुड़े अलग अलग मामले सामने आते रहे हैं। कभी सांसदों पर पैसे लेकर वोट देने का आरोप लगा तो कभी पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप। कभी खुद सांसदों ने ही सदन में नोटों की गड्डियां लहराई तो कभी पैसे लेकर राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का आरोप किसी विधायक पर लगा। आरबीआई ने अब यूपीआई के जरिए लोन बांट सकेंगे स्मॉल फाइनेंसों को इजाजत दे दी है। देश के स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए अच्छी खबर है जो आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों को यूपीआई के जरिए पहले से अप्रूव्ड लोन देने की अनुमति देने का शुक्रवार को प्रस्ताव किया। यूपीआई मोबाइल फोन के जरिए लेन देन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक फास्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई के दायरे का सितंबर 2023 में विस्तार किया गया था। इसके बाद प्री अप्रूव्ड लोन की यूपीआई के माध्यम से जोड़ा गया था। पेमेंट बैंक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर वाणिज्य बैंकों द्वारा फंडिंग खाते के रूप में उपयोग किए जाने की सुविधा दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई पर प्री अप्रूव्ड लोन के तहत ग्राहकों को कम दाम तक कम समय में लोन उपलब्ध कराने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी कम लागत वाले मॉडल का सहारा लेते हैं और यूपीआई पर ऋण की पहुंच का विस्तार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंकों को यूपीआई के जरिए प्री अप्रूव्ड लोन देने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। बिटकॉइन में अगर 14 साल पहले सिर्फ 5 रुपए लगाए होते तो आज लोग 84 लाख से अधिक के मालिक होते। जाने कैसे हुआ ये? राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन के भाव में शानदार तेजी दर्ज की जा रही है। दरअसल ट्रंप को बिटकॉइन का हिमायती माना जाता है। इसके चलते ट्रंप की जीत के बाद से तमाम क्रिप्टो करेंसी में जोरदार तेजी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी के समर्थक पॉल एटकिंस को अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का अगला प्रमुख के तौर पर नॉमिनेट किया है। इसके बाद से बिटकॉइन में शानदार तेजी जारी है और आज हम आपको बता दें कि कैसे 14 सालों में बिटकॉइन के भाव आसमान पर पहुंचे। वहीं अगर आप 2010 में सिर्फ 46 रुपए लगाए होते तो आज 84 लाख रुपए से अधिक के मालिक होते। साल 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत $0.10 की थी। वहीं 2010 में $1 का भाव करीब 46 रुपए था। इस तरह $0.10 की कीमत भारतीय रुपए में 4.6 रुपए हुई। आज $1 की कीमत 84.60 रुपए पहुंच गई है। वहीं एक बिटकॉइन की कीमत $1 लाख के पार निकल गई। अगर हम बिटकॉइन की कीमत $1 लाख की मान ले तो आज उसकी वैल्यू 84,73,750 रुपए हो गई। यानी आप 84 लाख रुपए से अधिक के मालिक हो गए। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।